हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम इस चैनल पे आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड कर रहे हैं और आज ये साइंस का 4th पार्ट है। जो भी विद्यार्थी 3 अपलोड किए गए वीडियो को नहीं देखे हैं, वो अवश्य ही देख लें। 38 क्वेश्चन हो चुका है, अब यहाँ से 39 क्वेश्चन शुरू होगा, 39वां क्वेश्चन से शुरू होगा। और बोर्ड एग्ज़ाम से में बैठने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि ये सब क्वेश्चन देख कर जाइएगा। इससे बाहर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 39 है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखें। तो आंसर है, इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखें। तो आंसर है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम कि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर, तो पहले प्रत्यावर्ती धारा के बारे में देख लेते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा में पहला है, धारा प्रत्यावर्ती धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदलता है। इससे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, अर्थात दिष्ट धारा में बदला जा सकता है। अब दिष्ट धारा के बारे में देखते हैं। तो दिष्ट धारा का मान बदलता है, किंतु दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, लघु पतन से आप क्या समझते हैं? तो आंसर, तो कभी कभी विद्युत परिपथ में गर्म तार और ठंडा तार आपस में सट जाते हैं, जिससे परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है तथा परिपथ में विद्युत धारा की प्रबलता काफ़ी बढ़ जाती है। परिणाम यह होता है कि परिपथ में जुड़े उपकरण काफ़ी गर्म होकर नष्ट हो जाते हैं। परिपथ में इस प्रकार की घटना को लघु पतन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? तो इसका भी तो यह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें छोटे परमाणु के नाभिक संयोजित करके एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करता है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। अर्थात दो छोटे छोटे नाभिक जब बड़े नाभिक का निर्माण करती है, तो वैसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और सूर्य में यही नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा इतना विशाल ऊर्जा उत्पन्न होता है। पहला नाभिकीय शक्ति संयंत्र तारापुर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन्स के से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। परमाणु बम इस पर ही आधारित होती है। अर्थात नाभिकीय विखंडन होता है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें बड़े नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाती है, उसे नाभिकीय विखंडन की क्रिया कहते हैं। नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित होती है परमाणु बम। क्वेश्चन नंबर 45, पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं? अर्थात पर्यावरण को हम अपने मित्र कैसे बना सकते हैं? तो पर्यावरण मित्र बनाने के लिए हमें निम्नलिखित आदत में परिवर्तन लाना पड़ेगा। पहला चीज़, वनों की कटाई पर रोक लगाना पड़ेगा। पॉलीथीन की जगह कपड़े या जूट का बैग का प्रयोग करना पड़ेगा। तीसरा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, शोषण एवं दहन में कोई दो अंतर लिखिए। तो शोषण के बारे में देखते हैं। यह कोशिका में होता है। दूसरा, शोषण क्रिया के दौरान ऊर्जा चरणबद्ध ढंग से विमुक्त होती है। यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। कई उत्पादों का निर्माण होता है। दहन में देखते हैं, यह कोशिका में नहीं होता है। ऊर्जा अचानक रूप से विमुक्त होती है। एंजाइम द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। तेज लव के साथ प्रकाश उत्पन्न करती है। किसी उत्पाद का निर्माण नहीं करती है दहन। क्वेश्चन नंबर 47 है कि वायवीय शोषण तथा अवायवीय शोषण में अंतर लिखें। वायवीय शोषण तथा अवायवीय शोषण में अंतर निम्नलिखित है। पहले वायवीय शोषण के बारे में देख लेते हैं। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और वायवीय शोषण कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय शोषण के अंतर्गत CO2 जल एवं ऊर्जा बनता है। वायवीय शोषण में 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। वायवीय शोषण में ऊर्जा की मात्रा काफ़ी अधिक होती है।
दूसरा अवायवीय शोषण है, तो अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसमें उत्पाद के रूप में एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल बनता है। इसमें मात्र 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। यह कोशिका द्रव्य में होता है और अवायवीय शोषण में कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर लिखें। तो पहले हम वाष्पोत्सर्जन के बारे में देखते हैं। तो पौधों में जल का वायवीय भागों से छिद्रों द्वारा जल वाष्प के रूप में निकलना या निष्कासन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह एक शारीरिक क्रिया है जिसके द्वारा पौधे एक निश्चित मात्रा में जल का निष्कासन करते हैं। स्थानांतरण में आते हैं, तो पहला देखते हैं, पौधों में जल, खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों का एक निश्चित ऊंचाई तक संचालन स्थानांतरण कहलाता है। यह फ्लोएम तथा जाइलम द्वारा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखें। तो जाइलम तथा फ्लोएम में बहुत अंतर है। पहला चीज़ हम जाइलम में देखते हैं, तो यह जल तथा घुलित खनिज लवण का वहन करता है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जाइलम पौधे के जड़ से ऊपरी भाग की ओर एक दिशीय पथ में जल तथा खनिज लवण का परिवहन हेतु स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण द्विदिशीय पथ अर्थात अधोमुखी अथवा ऊपरी मुखी होता है, जिसके लिए दूसरा स्वतंत्र पथ है। जाइलम को जल संवाहक ऊतक कहते हैं। इसमें वाहिकाएं पाई जाती है। फ्लोएम भी संवाहक ऊतक है। फ्लोएम की चालन नलिका में की नलिकाएं जो सूक्ष्म छिद्र वाली प्लेट से जुड़ी रहती है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है।